प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। गुरुजी आरपी शोरान के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक समास का अध्ययन करेंगे। समास दो शब्दों से मिलकर बनता है। सम का अर्थ होता है निकट और आस का अर्थ होता है बैठना। अर्थात जो ये संक्षिप्त करते हैं, हम दो पदों को पास पास ला करके उनका समस्त पद बना देते हैं, उसी को क्या है, समास कहते हैं। अब ये करते क्यों हैं? जब हम किसी वाक्य को बोलते हैं तो उसको गरिमा देने के लिए, उसे विशिष्टता प्रदान करने के लिए बीच की अनावश्यक विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है और दो पदों को पास पास में बैठा करके उन्हें समस्त पद बना दिया जाता है, उनका संक्षिप्तीकरण कर दिया जाता है और इसी को समास कहते हैं। राजा का पुत्र आ रहा है, यहां पर हमें एक राजा पद प्राप्त होता है, एक पुत्र पद प्राप्त होता है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि ये वाक्य से बाहर होते तब ये शब्द कहलाते। राजा भी एक शब्द कहलाता, पुत्र भी एक शब्द कहलाता, लेकिन यहां पर वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर के पद का दर्जा पा रहे हैं। अर्थात शब्द और पद में इतना ही अंतर है। यदि वाक्य से बाहर स्वतंत्र आपको मिले डिक्शनरी वाले, वो शब्द हैं, और यदि वो वाक्य में आप प्रयोग कर देते हैं, वो व्याकरणिक इकाई में समाहित हो जाते हैं, तब उन्हीं को पद कहा जाता है। तो देखिए, एक पद है हमारा राजा और एक पद है हमारा पुत्र। हम क्या करेंगे, इन दोनों पदों का मेल कर देंगे। किसका लोप करके? इस कारक चिन्ह का लोप करके। तो हमारा शब्द बनेगा राज पुत्र। ये कर दिया हमने इसका संक्षिप्तीकरण। अब आप ध्यान से देखिए, ये है हमारा पूर्व पद। कौन सा है पूर्व पद? राजा। और उत्तर पद जो है हमारा, वह कौन है? पुत्र। ये है हमारा उत्तर पद। अब इसी चीज का आपको ध्यान करना है कि पूर्व पद कौन है और उत्तर पद कौन है। समास में पदों की प्रधानता के कारण ही समास के भेद किए गए हैं। अर्थात आप पुत्र को इंपॉर्टेंस दे रहे हो या आप राजा को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। क्यों? क्योंकि राजा का पुत्र आ रहा है, राजा नहीं आ रहा, राजा का पुत्र आ रहा है। तो हमारा जो ये द्वितीय पद है, उत्तर पद है, उसी की यहां पर क्या है? प्रधानता है। तो इस प्रकार आपको देखना है कि जब दो पद आपको प्राप्त होते हैं, एक पूर्व पद और एक आपका उत्तर पद, प्रधान जो है वह कौन है, इसके आधार पर हम निर्णय करेंगे। या तो ये पहला पद प्रधान होगा, या ये दूसरा पद प्रधान होगा, या दोनों ही पद प्रधान होंगे, और या दोनों ही पद जो है वो प्रधान नहीं होंगे। इस प्रकार प्रथम पद 1, 2, 3 और ये 4 पद, 4 प्रकार के हमारे ये पदों की प्रधानता के कारण समास के भाग बन जाते हैं। पहला पद जिसमें प्रधान होता है वह अव्ययीभाव समास होता है। दूसरा जिसमें पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष होता है, और तत्पुरुष के भी दो भाग हैं, कर्मधारय और द्विगु, जो अभी आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा अच्छी प्रकार से। और जिसमें दोनों ही पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास होता है, और जिसमें दोनों ही पद जो है वो प्रधान ना हो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो इस प्रकार आपको समास में यह देखना है कि किस पद की यहां पर प्रधानता है, पहले पद की या दूसरे पद की, या दोनों की ही या दोनों की ही नहीं। तो इस प्रकार संस्कृत के अनुसार पदों की प्रधानता पर समास 4 ही भाग होते हैं। 2 वो जो अतिरिक्त करवाए जाते हैं वह इस द्वितीय पद प्रधानता में आकर के तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास यहां कहलाते हैं। तो आइए इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। समास सागर में प्रवेश करने से पहले हम पदों की प्रधानता के अनुरूप समास का एक संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। देखिए, प्रथम पद जिसमें प्रधान होता है वह अव्ययीभाव समास होता है। जैसे प्रतिदिन व्यायाम करो, यहां 2 पद हैं, एक है प्रति, एक है दिन। आप कहेंगे कि दिन जो है वह प्रधान है, लेकिन दिन एक सामान्य दिन का अर्थ यहां दे रहा है, और जैसे ही इसके साथ में प्रति लगा
तो दिन का महत्व ही बदल गया। डेली की बात होने लगी तो प्रति ऐड करने से ही यहां इस शब्द के अर्थ में एक नवीनता का समावेश हुआ है। दूसरा, प्रतिदिन व्यायाम करो। ये करो क्या है? क्रिया। प्रतिदिन व्यायाम नहीं है, करो जो क्रिया है उसकी जो विशेषता है वह प्रतिदिन। जैसे राम धीरे धीरे जाता है, राम जो है वह धीरे नहीं है, उसका जो जाना क्रिया है उसकी विशेषता धीरे धीरे है। तो यह जो समस्त पद है मिलकर के क्रिया विशेषण का भी काम करेगा। तो करो जो हमारी क्रिया है और उसकी विशेषता हो गई प्रतिदिन। तो यह जो शब्द है, यह जो हमारा पद है, समस्त पद क्रिया की विशेषता भी बताए, और इसमें जो ये पहला पद है वही उसकी प्रधानता है, क्योंकि प्रति लगने से ही इसमें एक नवीन अर्थ का समावेश हो गया। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, जहां पहला पद प्रधान हो वहां पर अव्ययीभाव समास होता। अव्यय जो खर्च ना हो, जिसके ऊपर लिंग वचन कारक काल का प्रभाव ना पड़े। दिन का दिनों बन सकता है, लेकिन जैसे ही प्रति लगाया अब प्रति दिनों नहीं बनेगा, अर्थात इसमें कोई विकार भी ना आए और ये क्रिया विशेषण का भी काम करे, और इसमें पहला पद प्रधान हो। यह क्या है? अव्ययीभाव समास है। दूसरा पद जो है वह तत्पुरुष समास में, कर्मधारय समास में और द्विगु समास में होता है। कैसे होता है वह देखें। राजपुत्री सो रही है, यहां पर दो पदों को जो है समस्त पद बनाया गया है, एक राजा एक पुत्री, राजा की पुत्री। हमने की जो विभक्ति है संबंध कारक की, वह जो है लोप करके राजपुत्री शब्द को जोड़ दिया। अब देखें, राजा महत्वपूर्ण नहीं है, पुत्री महत्वपूर्ण है, तो दूसरा पद ये हुआ कि नहीं प्रधान। इस प्रकार से तत्पुरुष, यह नाम भी अपने आप में एक इस जो है समास का अर्थ द्योतक है। जैसे तत् मतलब वह, और पुरुष वह पुरुष, तो ये जो पुरुष है दूसरा पद इसमें यह प्रधान है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं तत् वह पुरुष, तो दूसरा पद इसमें प्रधान है। देखें, राजपुत्री सो रही, समझ में आया आपको। इसी का एक भाग है कर्मधारय समास, इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। कैसे? काली गाय आ गई, यहां देखिए काली एक पद है और गाय एक पद है। अगर हम यह कहते काली है जो गाय वह आ गई, है जो उसको हमने लोप करके इसका समस्त पद बना दिया। अब यहां पर काली जो है वह प्रधान नहीं है पद, गाय प्रधान है, क्योंकि काली आ गई ऐसा तो कुछ बनता नहीं, काली गाय आ गई, तो बात किसकी हो रही है? गाय की। इस काली की जो है बात नहीं हो रही, गाय की बात हो रही है। तो इस प्रकार से यहां भी देखिए दूसरा पद प्रधान है, यहां पुत्री की बात हो रही है, यहां भी दूसरा पद प्रधान है। और देखें द्विगु समास, इस नाम में भी इस समास का अर्थ छिपा हुआ है। द्वि यानी दो, और गु अर्थात गाय, दो गाय। तो दो क्या है? यह संख्यावाची विशेषण है, और गाय जो है वह विशेष्य है, और द्वि क्या है? वो विशेषण है। नव रत्न लाओ, ये दो पद हैं, देखिए नव और रत्न। अब जो लाओ क्या कह रहा है? मंगा तो रत्न रहा है, लेकिन रत्नों की विशेषता क्या है? वो 9 है। तो हम जो है बात करें प्रधान कौन है, 9 प्रधान है या रत्न, तो बात रत्न की है, तो रत्न जो पद है वह प्रधान है, और 9 जो है इसकी संख्यावाची विशेषता है। तो आपको देखना यह है कि ये प्रधान पद है या ये, तो हमारा रत्न जो दूसरा पद प्रधान है वह इस समास के कारण ये द्विगु समास बनता है। दूसरा पद इसमें भी प्रधान, दूसरा पद कर्मधारय में भी प्रधान, और दूसरा पद इस तत्पुरुष में भी प्रधान। अब कर्मधारय में होता क्या है? देखिए, एक विशेषण होता है, ये जैसे काली विशेषण है और गाय विशेष्य, विशेष्य और विशेषण ये भी इसमें मिलता है कर्मधारय में। इसमें रूपक अलंकार भी आपको प्राप्त होता है। कौन सा अलंकार? रूपक। रूपक का अर्थ है, जिस प्रकार नाटक में आप देखते हैं कि कोई रवि नाम का लड़का यदि रामायण में राम का रोल करता है, तो हम उस मंच पर यह नहीं कहते कि रवि आ गया, यह कहेंगे राम आ गया। तो इस प्रकार जब उपमेय पर उपमान का आरोप हो जाता है, जैसे हम कह दें चंद्रमुखी,
चंद्रमुखी अर्थात चंद्रमा जैसे मुख वाले। अब उस मुख को हम क्या कहेंगे, चंद्रमा जैसा नहीं, उस मुख को भी हम चंद्र ही मानेंगे और चंद्र को भी वह मुख मानेंगे, दोनों में अभेद स्थापित हो जाता है। तो यहां पर भी कौन सा पद प्रधान है, मुख है या चंद्रमा है, तो मुख प्रधान, तो दूसरा पद इसमें भी प्रधान होता है, अर्थात इसमें रूपक जो है अलंकार प्राप्त होता है, दूसरा इसमें विशेषण और विशेष्य प्राप्त होता है, और यह जो है दूसरा पद प्रधान होने से ही कर्मधारय समास, और ये किस में आता है, इस तत्पुरुष समास में ही इसका एक उपभेद के रूप में हम इसे पढ़ते हैं। दूसरा है द्विगु नवरत्न, देखिए ये क्या है, विशेष्य, और ये क्या है, विशेषण। इसमें और इसमें अंतर सिर्फ संख्या वाला है, पद इसमें भी दूसरा प्रधान है, इसमें भी दूसरा प्रधान है, लेकिन यहां संख्या की आपको बात मिलेगी। इसका जो टकराव है वो कई बार बहुव्रीहि समास से हो जाता है, बहुव्रीहि समास से इन सभी का टकराव होता है, एक ही शब्द में आपको अविभाव भी प्राप्त हो सकता है, तत्पुरुष भी, कर्मधारय भी, द्विगु भी। उसकी विशेषता के लिए हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। एक बार आप पद की प्रधानता पर इनका संक्षिप्त परिचय पा लो। आगे समास है, दोनों पद किसमें प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास में। द्वंद्व जैसे हमारे जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इस प्रकार का एक द्वंद्व समाया रहता है, तो उस द्वंद्व से छुटकारा पाना ही मोक्ष होता है। मोक्ष का अर्थ छुटकारा पाना, द्वंद्वों से छुटकारा पाना, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, इससे छुटकारा पाना जो है वह द्वंद्व कहलाता है, अर्थात मोक्ष। अब देखिए, माता पिताजी आ गए, अब यहां एक पद है माता, एक पद है पिता, तो देखिए क्या माता प्रधान है या पिता प्रधान है, आप कहेंगे उतना ही महत्व माता को है और उतना ही महत्व पिता को है, तो दोनों ही पद, आगे वाला भी और पीछे वाला भी यहां प्रधान है, तो ऐसे शब्द जो है आपको द्वंद्व समास में मिलेंगे। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, अपना पराया, तो यहां पर जो दोनों पद आपको प्राप्त होते हैं और ये जो डैश आपको मिलता है, यह भी इसकी एक पहचान है, और दोनों पदों की महत्वता से ये द्वंद्व समास दोनों पदों का यहां आपको प्राप्त होता है। अन्य पद प्रधान, बहुव्रीहि समास, बहुत से लोग कहते हैं कि जो यह शब्द है उसका तो कोई और अर्थ निकलता है। देखिए, गजानन की वंदना करो, अब इसका साधारण शब्द निकलेगा गज यानी हाथी के जैसा, आनन जिसका मुख है उसकी वंदना करो। क्या हमें ऐसा कोई व्यक्ति प्राप्त हो सकता है जिसका हाथी के समान मुख हो? नहीं प्राप्त होगा ना। तो यह अपना सामान्य अर्थ ना दे करके विशिष्ट अर्थ देता है। यह गजानन किसी और अर्थ के लिए रूढ़ हो गया है। यह जो शब्द है वह किसी और अर्थ के लिए रूढ़ हो गया है। हम बात किसकी करेंगे? गणेश की। यानी गज जिसका, गज जैसा जिसका आनन यानी मुख है, कौन? गणेश जी। लेकिन ये गणेश जो अर्थ है वह इस शब्द से नहीं आया। देखिए, प्रत्येक शब्द में तीन प्रकार की एक शक्ति रहती है। वह शब्द जैसा बोला जा रहा है क्या वैसा अर्थ देता है, या वह शब्द जो बोल हम रहे हैं वो कोई लाक्षणिक अर्थ तो नहीं देता। जैसे कहीं गधा जा रहा है, सामान्य अर्थ है गधा का, गधा अर्थ है। हम कहें राम गधा है, राम गधा नहीं हो सकता, गधे का अर्थ हमने क्या ले लिया? मूर्ख ले लिया। तो इस प्रकार से एक ऐसी भी शब्द शक्ति होती है कि जैसे ही आप वो बोलोगे उसका वह अर्थ नहीं निकलेगा, बल्कि श्रोता और परिवेश के अनुरूप अलग अलग अर्थ ले लिए जाते हैं। जैसे मैं कहूं 2 बज गए, तो 2 बजने से मैं अपने मनोनुकूल अर्थ लूंगा और आप अपने अनुकूल लेंगे, और जो सुनने वाले हैं वह भी सोचेंगे कि 2 बजे उनका क्या क्या प्रयोजन है। तो इस प्रकार से शब्दों में कुछ अर्थ छुपे होते हैं। तो यहां जो ये शब्द है यह अपना वह अर्थ नहीं दे रहा जो इसका निकलना चाहिए, अपितु यह शब्द ना इसमें गज प्रधान है न आनंद, दोनों ही पद इसमें प्रधान नहीं है, बल्कि ये किसी अन्य अर्थ को ही प्रधानता दे रहे हैं। किसे? गणेश को। तो इस प्रकार जिसमें कोई भी पद जो है वो प्रधान ना होकर के वह अर्थ कहीं और रूढ़ हो, वह बहुव्रीहि समास होता है। जिसमें दोनों ही पद प्रधान हो वह हमारा द्वंद्व समास होता है, और जिसमें दूसरा पद प्रधान हो वह इन तीनों में होता है। इनके नाम में भी लिख रहा है तत्पुरुष वह पुरुष, तो ये प्रधान यानी दूसरा पद प्रधान, राजपुत्री पुत्री प्रधान है, और कर्मधारय में काली गाय अर्थात विशेषण विशेष्य मिलेगा। जैसे ये देखिए, दस्त्र क्या है? यदि आप इसको कहें
कि काला, तो डस्टर जो है ये विशेष्य और काला क्या है विशेषण। यदि आप इसे कहें कि यह सफेद मार्कर है तो मार्कर विशेष्य है और सफेद इसका कलर है। इस प्रकार विशेषण और विशेष्य आपको यहां प्राप्त होता है। और द्विगु में भी दूसरे पद की प्रधानता, नव प्रधान नहीं है, ये तो विशेषता है संख्यावाची। रत्न की प्रधानता है तो हम क्या मानेंगे कि इसमें भी दूसरा पद प्रधान है। तो एक बार आप सारणी को देख लीजिए। प्रथम पद किसमें प्रधान है? अव्ययीभाव समास में। प्रतिदिन व्यायाम करो। और दूसरा पद इन तीनों में प्रधान होता है, तत्पुरुष में, कर्मधारय में और द्विगु में। और दोनों ही पद प्रधान रहते हैं द्वंद्व समास में, और अन्य पद प्रधान होता है बहुव्रीहि समास में। तो प्रिय साथियों, देखिए हम चलते हैं अव्ययीभाव समास का थोड़ा सा विस्तार से अध्ययन करने की ओर। तो अव्ययीभाव समास में आप समझ गए कि प्रथम पद प्रधान होता है। चलो, इसकी पहली विशेषता आती है कि प्रथम पद उपसर्ग हो। बहुत से ऐसा कह देते हैं कि प्रथम पद उपसर्ग हो, तो क्या यदि सभी शब्दों में प्रथम पद उपसर्ग है तो क्या उपसर्ग होने से ही वह अव्ययीभाव समास हो जाएगा? इसी के ऊपर हम पहले प्रकाश डालते हैं और अपनी शंका का निवारण करते हैं। देखिए, अव्यय कौन होता है जिसके ऊपर लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष का प्रभाव ना पड़े, अर्थात वो शब्द लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के कारण बदले ना, और ना ही वचन, एक वचन और बहुवचन से वो शब्द बदले, और ना ही किसी कारक के कारण उसमें विकार आए, और ना ही काल, समय, जैसे जाता था, जाएंगे, तो काल के कारण भी उसमें प्रभाव ना आए, और ना ही पुरुष के कारण जो है उसके ऊपर कोई विकार आए। एक वचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो पुरुष के कारण भी उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। अब देखिए, प्रतिक्रिया, प्रतिध्वनिया और प्रतिदिन, प्रतिकूल, अनुबंध, प्रतियोगिता, दिन भर, अनुकृति, ये कुछ शब्द जो है मैं चुन करके लेके आया हूं। तो यहां हम विचार करेंगे, सभी में प्रति लगा है, किसी में अनु लगा है, तो क्या ये शब्द जो है सभी उपसर्ग होने से अव्यय हो गए? तो हमें अव्यय है या नहीं, विकार आता है या नहीं, उसी के अनुसार जो है हमें इनका अध्ययन करना है। देखो, प्रतिक्रिया, क्या प्रतिक्रिया का बहुवचन बन सकता है? बिल्कुल। कौन सा? प्रतिक्रियाएं। यदि हम ये कर दें प्रतिक्रियाएं, तो क्या इसके रूप में परिवर्तन नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। अब ये है क्या? क्रिया की क्रिया। क्रिया की क्रिया क्या होगा? प्रतिक्रिया। तो उसमें तो की आ गया, और हमें क्या करना होगा? की का लोप करके क्रिया की क्रिया, प्रतिक्रिया हमें बनाना पड़ेगा। तो ये तो तत्पुरुष हुआ। फिर इसमें ये उपसर्ग होने से नहीं बन पाया, उसी प्रकार से ये नहीं बना। अब प्रतिध्वनिया, अब देखिए इसमें विकार आ गया। अगर आप इसको मानते हैं प्रतिध्वनि, तो प्रति उपसर्ग लगा है, लेकिन ये जो हमारा शब्द है यह अव्ययी भाव नहीं है, क्योंकि ध्वनि की ध्वनि, तो क्या बना? प्रतिध्वनि, और इसका बहुवचन बन जाता है प्रतिध्वनिया। तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर गौर कैसे करें, इनका आप वचन चेंज करके देखें, लिंग के प्रभाव से जांच करें, कारक के अनुसार जांच करें, काल के अनुसार भी इनकी आप जांच कर सकते हैं। तो कोई भी शब्द जब आप मिलता है, जब आपका उसका विश्लेषण करें या उसकी चीर फाड़ जब आप करते हैं, तब आपको पता लग पाता है कि वह जो पद है या वो जो शब्द है, क्या वो प्रथम पद उपसर्ग इस विशेषता में आने के लायक है, क्या अव्यय भाव के वो योग्य है। तो आप उसकी योग्यता की जांच स्वयं करेंगे। अब प्रतिदिन, अब दिन का दिनों बन सकता है, लेकिन प्रतिदिनों नहीं बनेगा। प्रतिदिन जो हमारा शब्द है वह बिल्कुल उपयुक्त बैठता है किसके? इस अव्यय भाव के योग्य, क्योंकि इसमें सारी की सारी योग्यताएं हैं, क्योंकि इसका बहुवचन नहीं बन सकता, इसके ऊपर लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष का प्रभाव नहीं पड़ता। आगे देखें प्रतिकूल। अब ये जो शब्द है, ये संस्कृत जो हमारी भाषा है वह बड़ी महान भाषा है, और हमारे संस्कार और आचार विचारों से ही नए शब्दों का जन्म वहां पर हुआ था संस्कृति के अनुसार। जैसे एक नाम है गवाक्ष, ये नाम है गवाक्ष,
तो यह पहले था गो, यानी गाय की आंख के समान। पहले घर होते थे, आपने देखा है, और घरों में खिड़कियों की जगह मोखी होती थी। आज तो खिड़कियां राजस्थान में आपको अब भी वैसा मिल जाएगा। तो ये जो है मोखी सिर्फ गोल दायरा हवा के लिए छोड़ दिया जाता था। तो जब नाम देने की परंपरा आई कि इसे क्या नाम दिया जाए, तो नाम उन्होंने कहा कि ये तो गाय की आंख के समान है, तो चलो इसे गवाक्ष नाम दे देते हैं। और आज जो है वो चौरस खिड़कियां भी यदि मिलती हैं तो उनका नाम भी गवाक्ष ही माना जाता है। वो गाय की आंख के समान नहीं, लेकिन फिर भी संस्कृत में उनको जो है गवाक्ष ही अब कहा जाता है, ये प्रचलित अर्थ हो जाते हैं। तो ये जो शब्द है प्रतिकूल, ये कहां से आया? तो ये देखिए आप, एक नदी है और ये नदी का जो किनारा है इसको हम कहेंगे कूल। अब प्रति होता है विपरीत और अनु होता है उसकी ओर। यदि हम कहें प्रतिकूल, यानी इस कूल से प्रति यानी विपरीत जा रहा है, उसको कहा जाता है प्रतिकूल। और यदि इसकी तरफ गमन होता है तो उसे हम कहेंगे अनुकूल। अनु पीछे भी होता है, अनु की ओर भी होता है। तो इस प्रकार से यह जो शब्द है वो कहां से आया? देखिए, वहां सांस्कृतिक परंपरा से आया। अब क्या जो हमारा शब्द निकल रहा है वो वैसा ही अर्थ दे रहा है? यदि वैसा ही अर्थ दे रहा है तब तो ठीक है, उसके देखेंगे कि ये पद प्रधान है या ये पद प्रधान है। यदि वो वैसा अर्थ नहीं दे रहा, कोई विशिष्ट अर्थ दे रहा है, अर्थात ना ये पद प्रधान हुआ ना ये पद प्रधान हुआ, वो तो अन्य पद प्रधान हो गया, तो यहां कहते हैं प्रतिकूल। जैसे तुम मेरे प्रतिकूल हो, यानी मेरे यू आर अगेंस्ट मी। तो अब इसको विरोध के स्वर में लिया जाने लगा, कह रहे हैं प्रतिकूल और अर्थ निकल रहा है उसका कि तुम मेरे विरोधी हो, जबकि इसका अर्थ निकलता है ये कि जो किनारे से दूर जा रहा है उसे कहते हैं प्रतिकूल, कि कूल यानी किनारे से दूर जा रहा। लेकिन ऐसा अर्थ इसका नहीं निकलता, हम कहते तुम मेरे प्रतिकूल हो यानी विरुद्ध। तो इसका जो अर्थ हम ले रहे हैं क्या? विरुद्ध। और इसका इन शब्दों का जो अर्थ वास्तविक निकल रहा है वो ये निकल रहा है। तो इस प्रकार से इसको हम बहुव्रीहि समास में मान लेंगे। जैसे मैंने पहले समझाया था, गजानन, गज जैसा आनंद। अब उसका अर्थ नहीं निकलता, गज जैसा आनंद किसी का नहीं होता, लेकिन यह शब्द किसी अन्य अर्थ के लिए रूढ़ हो चुका है, तो इसका भी कोई अन्य ही अर्थ निकल रहा है। ये हमारे सांस्कृतिक परंपरा वाला अर्थ। तो इसलिए ये समास कौन सा हो गया? बहुव्रीहि। लेकिन यहां तो प्रति लगा है, तो इसके योग्य तो ये नहीं शब्द बैठ रहा। आपको इन्हीं चीजों का जो है तर्क और वितर्क और समीक्षा करनी है। आगे शब्द है अनुबंध। अब यदि हम इसकी बात देखें तो अनुबंध क्या होता है? अनु वैसे पीछे भी होता है, लेकिन यह बन जाएगा एक के अनुसार दूसरे का बंधना। यह बन जाता है एक के अनुसार दूसरे का भी बंधना। अनुबंध इसका अर्थ होता है। तो देखिए के आया है और यहां फिर का आया है, तो क्या इन विभक्तियों का हम लोप नहीं करेंगे इसको समस्त पद बनाने के लिए? फिर ये कैसे जो है इस अव्ययी भाव समास के अनुरूप ये हमारा पद बन सकता है? नहीं बनेगा। उसी प्रकार प्रतियोगिता, तो क्या इसका बहुवचन बन सकता है? बिल्कुल, प्रतियोगिताएं। तो ये शब्द भी जो है हमारा नहीं आएगा इस अव्ययी भाव के अनुरूप। दिन भर, अब यहां एक बात ध्यान देने योग्य है, ये भर क्या है? अब आप कहेंगे जी ये तो प्रत्यय है, तो ये तो पीछे आ गया। अब प्रत्यय इस प्रकार का कैसे है? देखिए, ये प्रति आगे लगा है, ये भर पीछे लगा है, तो क्या ये उपसर्ग जो है पीछे भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। और दिन भर, अब इसका कोई बहुवचन नहीं बनेगा, यह किसी भी लिंग वचन कारक काल के अनुरूप जो है इसमें विकार नहीं आ रहा, और जिसमें विकार नहीं आ रहा वो यथावत है और क्रिया विशेषण का काम कर रहा है, तो वो सारा का सारा अव्ययी भाव समास में आएगा। जैसे वह दिन भर काम करता है, हम क्या कहें? वह दिन भर काम करता है।
अब इसमें ये अलग अलग पद हैं और इनका यदि परिचय दें हम, तो वह दिन भर नहीं है, ना काम दिन भर है, वह जो करता है, ये जो क्रिया है उसकी विशेषता क्या है, ये दिन भर जो है करता है, यानी कि कार्य की जो है गतिशीलता वो पूरे दिन भर रखता है। तो ये दिन भर जो शब्द है ये क्रिया विशेषण का भी काम कर रहा है और ये अव्यय भी है। तो इस प्रकार से ये किस में आ गया, अव्ययी भाव समास में आ गया। आगे देखें, अनुकृति एक शब्द है, इसका बहुवचन क्या बन सकता है, बिल्कुल इसका बन जाएगा अनुकृतियां। तो ये जो है अव्ययी भाव समास में नहीं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यदि आप यह माने कि प्रथम पद यदि उपसर्ग है, बस इतना ही मानकर अंधा विश्वास कर लेते हैं कि वो अव्ययी भाव होगा, तो वो गलत हो सकता है। आपका सीखा हुआ जो है वह भी रोंग हो जाएगा और आप मानेंगे कि नहीं मैंने तो सही किया था। तो इस प्रकार से प्रथम पद उपसर्ग होने मात्र से वह अव्ययी नहीं हो जाता, उसकी आप समीक्षा जो है अवश्य कीजिए। तो हम देख रहे थे अव्ययी भाव समास कहां कहां होता है, प्रथम पद उपसर्ग हो और वो अव्यय हो, लिंग वचन कारक काल का उस पर प्रभाव ना पड़ता हो, वहां पर आप जो है उसको क्या मानेंगे, अव्ययी भाव का एक एग्जाम्पल मानेंगे, एक उसकी विशेषता मानेंगे। बात करते हैं दूसरे नियम की कि वह जो समस्त पद हमारा बन जाता है, दो पद मिलकर के, तो वह क्रिया विशेषण का कार्य करता है। अब क्रिया विशेषण क्या होती है, देखिए, मैं आजन्म सेवा करूंगा, तो यहां देखिए आजन्म ये उपसर्ग लगा है आ, तो यहां ये प्रधान है या जन्म प्रधान है, तो हम कहेंगे कि जी जन्म प्रधान है। जन्म एक साधारण शब्द है, लेकिन उससे पहले जैसे ही ये आ लगा, इसने इसमें विशिष्टता दे दी कि पूरी की पूरी जो ड्यूरेशन है उसमें मैं सेवा करता रहूंगा। तो चमत्कार जो है, जो परिवर्तन है, जो विशिष्टता, वो इस आ के कारण आया है। तो इस प्रकार से पहला पद इसमें प्रधान है, ये उपसर्ग भी है और आजन्मों वगैरह इसका भी नहीं बनता। अब देखिए ये क्रिया विशेषण कैसे काम करेगा, मैं आजन्म नहीं है, यदि आप संज्ञा की कोई विशेषता है, किसकी विशेषता, संज्ञा की, तो वो विशेषण कहलाती है, वो कहलाती है विशेषण। जैसे यह मार्कर है, इसकी विशेषता क्या है, ये गोल है, दूसरा ये जो है सफेद है, या ये एक है, तो इसकी विशेषता होंगी, वो तो विशेषण कहलाएंगी। यदि मैं कहता हूं कि ये लिख रहा है, और लिखना क्या है, क्रिया, इस लिखने की विशेषता क्या हो सकती है, तेजी से, धीरे धीरे या टेढ़ा मेढ़ा। तो इस प्रकार से यदि लिखने की विशेषता है तो वो क्रिया विशेषण, वो क्रिया की विशेषता है, और यदि इसकी स्वयं की कोई विशेषता है तो वह विशेषण। अब यहां देखिए, मैं आजन्म सेवा करूंगा, अब सेवा भी आजन्म नहीं है, ये जो करूंगा क्रिया है इसकी विशेषता है ये आजन्म, यानी कि जो वो क्रिया कर रहा है, करेगा, उसकी विशेषता क्या है, आजन्म, पूरे ही जीवन करेगा। ये जो है समय से निहित इसकी विशेषता है। तो इस प्रकार से जो शब्द बनेगा वो क्रिया विशेषण का भी कार्य करेगा, यह भी आपको ध्यान रखना है, और वो अव्यय भी होगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। अन्य विशेषता हम कहेंगे कि आवृत्ति वाले या पुनरावृत्ति वाले जो शब्द भी अव्ययी भाव समास में आते हैं, जैसे चला चली। अब देखिए यहां पर ये जो दोनों पद हैं इनकी क्या है, पुनरावृत्ति है, यानी चलने के बाद चलना, चला चली, लूटम लूट, दो बार आवृत्ति देखिए, लूट के बाद लूट, एका एक, एक के बाद एक, यहां देखिए दोनों पदों में क्या है, पुनरावृत्ति है, बार बार पुनरावृत्ति है शब्द में, घड़ी घड़ी, घड़ी के बाद घड़ी, बार ही बार में। तो इस प्रकार से आपने यहां पर देखा कि किस प्रकार प्रथम पद उपसर्ग हो, अव्यय हो, लिंग वचन कारक काल का प्रभाव ना पड़े, इसकी आप समीक्षा स्वयं करके देखेंगे, और क्रिया विशेषण का वो कार्य करता हो, यानी क्रिया विशेषण अविकारी में आता, अविकारी या अव्यय एक ही बात है, और पुनरावृत्ति वाले शब्द भी उसमें आते हो, इस प्रकार तब जाकर के वह अव्ययी भाव समास के योग्य जो है शब्द होता है। कुछ अन्य उदाहरण देखें, आमरण, प्रतिवर्ष, यथाशीघ्र, भरपेट, बेखटके, घर घर। तो ये जो शब्द हैं वह क्या कहलाते हैं, अव्ययी भाव समास के शब्द कहलाते हैं।
प्रति उपसर्ग से बने शब्दों का विग्रह करते समय मुख्य शब्द को या तो 2 बार लिख देते हैं अथवा उस शब्द से पहले हर शब्द जोड़ देते हैं। जैसे देखो ये है प्रतिमाह। मुख्य शब्द जो हमारा ये माह है, क्योंकि प्रति लगने से तो विशिष्टता आई है और प्रति से ही एक नवीन जो है अर्थ उत्पन्न हो रहा है। यह पद तो प्रधान है, लेकिन बात है माह की। इस माह को या तो आप 2 बार लिख दो, माह माह प्रतिमाह, या फिर इस माह से पहले आप हर शब्द जोड़ दो, हर माह यानी प्रतिमाह। प्रतिक्षण, या तो आप इस क्षण को 2 बार लिख दो, क्षण क्षण, या इस क्षण से पहले आप हर लगा दो। उसी प्रकार प्रतिपल, या तो इस पल को आप 2 बार लिख दो, पल पल, या इस पल से पहले आप हर लगा दो। तो प्रिय साथियों, इस प्रकार से आज हमने पदों के आधार पर समास को 4 भागों में बांटना सीखा और उसी के साथ अव्ययी भाव के ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की, अर्थात इसकी समीक्षा करके किसी भी शब्द को इसके योग्य हमें देखना है कि वो है या उसकी योग्यता उसके अनुरूप नहीं है। प्रिय साथियों, समय को देखते हुए हम अपने अध्याय को यहीं पर विराम करते हैं और जो हमारे नेक्स्ट वीडियो होंगे उनमें आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे दोनों ही जो पद हैं वो जहां प्रधान है द्वंद्व समास में, उनका विस्तार देखेंगे और फिर जो है बहुव्रीहि अर्थात दोनों ही पद जिसमें प्रधान नहीं होते उसका अध्ययन करेंगे और फिर एक दूसरे समास के साथ किस प्रकार वो टकराव खाते हैं, कहां पर हमसे गलतियां होती हैं, हम उनका अध्ययन करेंगे। तो आप हमें इजाजत दें और यदि आपको हमारा यह अध्ययन रुचिकर लगता है और समझ में आता है तो कृपया आप लाल बटन अवश्य दबाएं, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं ताकि स्वतः हमारी वीडियो आपके पास पहुंचे। मैं हरियाणा जी के, इंडिया जी के और हिंदी ग्रामर करवा ही रहा हूं और संस्कृत के भी कुछ जो है अध्याय 6ठी से लेकर 10वीं तक मैं करवा रहा हूं। उन सब का आप अध्ययन एक ही जगह गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में जाकर के डबल क्लिक करने पर प्लेलिस्ट और प्लेलिस्ट में जाकर सुव्यवस्थित तरीके से आप उन्हें वहां पढ़ सकते हैं। इसी के साथ जय मां सरस्वती, जय भारत।